नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर एक बार पुनः स्वागत है। मैं रमाकांत रावत आपको एक नई टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है पर्यावरण का महत्वपूर्ण टॉपिक पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी या इकोलॉजी और इकोलॉजी के अंतर्गत आने वाला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र। तो अपन इस टॉपिक में पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार और पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा होती है। जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम जीवों का, उसके पर्यावरण, जीवों का उनका पर्यावरण के साथ क्या आपसी संबंध है, उसका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी की जो खोज है, या कह सकते हैं इकोलॉजी के जो जनक हैं वो है अलेक्जेंडर वॉन हेलमोंट। इसके अलावा इकोलॉजी के भारतीय जो जनक हैं, इंडियन फादर इकोलॉजी के जो हैं वो हैं रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो हैं वो भारतीय जनक माने जाते हैं। पारिस्थितिकी के भारतीय जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। इसके अलावा इकोलॉजी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम ये मान लो कि पारिस्थितिकी की एक मूल इकाई है, प्रकृति की एक मूल इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र ये एक स्वचालित इकाई मानी जाती है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की एक स्वचालित इकाई किसे कहा जाता है? इकोसिस्टम को कहा जाता है। अब जो इकोसिस्टम है ये शब्द किसने दिया? महत्वपूर्ण है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। तो इकोसिस्टम जो शब्द दिया है वो दिया है A.G. टेंसले ने। किसने दिया है? A.G. टेंसले ने 1935 में 1935 में इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो रेटर नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जो A.G. टेंसले हैं इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अपन क्या, अब देखते हैं पारिस्थितिक जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, इसको कितने भागों में या इनके टाइप्स कितने प्रकारों में इसको बांटा गया है। तो जो इकोसिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्राकृतिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है कृत्रिम आर्टिफिशियली या मैन मेड, मानव निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक जो तंत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है और एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ये प्रकृति में पहले से विद्यमान होता है, ये प्रकृति में पहले से ही पाया जाता है। नेचुरल तरीके से जो पाया जाता है उसको प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जलीय हो सकता है और एक स्थलीय हो सकता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक होता है, जलीय होते हैं, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय। दो प्रकार के हो सकते हैं, स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय। तो स्वच्छ जलीय भी फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, बहते हुए जल में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है और रुके हुए जल में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो बहते हुए जल में पारिस्थितिक तंत्र कौन हो सकता है? एक तो नदी का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा झरना का। ये बहते हुए जल के अंतर्गत आएंगे। और रुके हुए जल के अंतर्गत कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र आते हैं? तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र और झील पारिस्थितिक तंत्र। जो इसका तालाब या पॉन्ड इकोसिस्टम होता है सबसे महत्वपूर्ण आता है। इसके बाद इसका जो समुद्री जलीय है, मेराइन वाटर वाला जो है वो कहता है, उसके अंतर्गत समुद्र या क्या आता है? समुद्र या सागर आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि
सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है और सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है उसे क्या कहते हैं, तो आपको इसमें महासागर या दिया हो सागर या समुद्र, तो आपको लगाना है कि सबसे बड़ा एवं स्थायी जो कभी समाप्त नहीं होता है जो पारिस्थितिक तंत्र, वो कौन सा कहलाता है, समुद्र कहलाता है। अब स्थलीय के अंतर्गत आते हैं, टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत आते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले घास पारिस्थितिक तंत्र आएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आएगा, दूसरा वन पारिस्थितिक तंत्र आएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है, और तीसरा मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र आता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, स्थलीय के अंतर्गत आएंगे। ये तो प्राकृतिक रूप से सभी पाए जाते हैं प्रकृति में। अब देखते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया हो। ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हो उसको कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि अर्थात खेत आ जाएंगे जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बगीचा आ जाएगा, गार्डन आ जाएगा, वो भी मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है। इसके अंतर्गत जब जल जीवशाला या एक्वेरियम आ जाते हैं जिसमें मछलियों का सुंदर मछलियों का और कछुओं वगैरह का पालन किया जाता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र हैं इसके टाइप्स बताए गए हैं। अब अपन देखते हैं जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्या देख लेते हैं अपन, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक या कहेंगे अपन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र को इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र है ये दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। एक बनता है जैविक घटक और दूसरा होता है इसका अजैविक घटक। अर्थात जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कितने घटकों से, कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, जैविक घटक और दूसरा क्या आ जाएगा, अजैविक घटकों से मिलकर ये बना हुआ होता है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र, जैविक घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट आएगा, बायोटिक कंपोनेंट आएगा, और अजैविक घटकों के अंतर्गत एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। दो प्रकार के कंपोनेंट में इनको क्या किया है, बांटा गया है। अब अपन देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटक हैं, जैविक घटकों के अंतर्गत सभी सजीवों को रखा गया है। किसको रखा गया है, जैविक घटकों के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं। माने वे जीव जो अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं, संपन्न होती हैं जैविक क्रियाएं। जो सजीव होते हैं उनको जैविक घटकों के अंतर्गत बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत रखा गया है। ये बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत किनको रखा गया है, जिन जीवों में या जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, मतलब इनको अजैविक घटकों में या निर्जीव कह सकते हैं, तो इनमें निर्जीव को रखा गया है। अब जो जैविक घटक होते हैं इनको फिर बांटा गया है तीन भागों में। जैविक घटकों को तीन भागों में, सबसे पहला है उत्पादक, उत्पादक या इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। उत्पादक या क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर। दूसरा इसका जो प्रकार है वो आ जाएगा उपभोक्ता, उपभोक्ता या इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता या कंज्यूमर। और तीसरा जो इसका आएगा वो आएगा अपघटक। तीसरा जो इसका आएगा वो आएगा अपघटक या इसको हम बोल सकते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर इसके अंतर्गत आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो जैविक घटक हैं, जैविक बायोटिक कंपोनेंट है, उनको तीन भागों में बांटा गया है। प्रोड्यूसर उत्पादक, उपभोक्ता कंज्यूमर और डीकंपोजर। इतने भागों में, तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब उत्पादक किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक के अंतर्गत रखा गया है, प्रोड्यूसर के अंतर्गत रखा गया है। और ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं,
स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, उत्पादक के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें शैवाल वगैरह भी इसमें आ जाएंगी, शैवाल जो है वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसमें क्या आ जाएंगे, और हरे पेड़ पौधे शैवाल जो हैं वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत, वो आ जाएंगे। और नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये भी उत्पादक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा यूबिलिना जो है, यूबिलिना भी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये उत्पादक के अंतर्गत इनको रखा गया है। अभी सभी स्वपोषी होते हैं क्योंकि सभी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं अपन उपभोक्ता या कंज्यूमर। उपभोक्ता या कंज्यूमर, तो उपभोक्ता या कंज्यूमर किसे कहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, उपभोक्ता। उपभोक्ता को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उपभोक्ता 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो उपभोक्ता है इसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक या प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और दूसरे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरे होते हैं कौन से, तृतीयक उपभोक्ता, या इनको हम कह सकते हैं टर्टियरी कंज्यूमर या टॉप उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता भी, इनको टॉप कंज्यूमर के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जो उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर किन्हें कहेंगे, वे जीव जो डायरेक्ट अपना भोजन किससे प्राप्त करें, उत्पादकों से जो अपना भोजन डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत कौन आ जाएंगे, सभी जो शाकाहारी होते हैं, सभी जितने भी हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी प्राणियों को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। जितने भी हर्बीवोरस होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे खरगोश है, बकरी आ जाएगा, खरगोश आ जाएगा, गाय आ जाएगी, हिरण आ जाएगा, ठीक है। ये सभी जो हैं, टिड्डा आ जाएगा, ये सभी जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत। अब जो द्वितीयक कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, अर्थात ये मांसाहारी होते हैं। क्यों होते हैं मांसाहारी, क्योंकि द्वितीयक जो उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इनके अंतर्गत कौन आ जाएंगे, तो इनके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं वो आ जाएंगे, बिल्ली है, कुत्ता है, इसके अंतर्गत आ जाएगा, भेड़िया है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आएंगे, और ये सभी कार्निवोरस होंगे, मांसाहारी होंगे। तृतीयक या टर्टियरी जो कंज्यूमर होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं, वो उपभोक्ता भोजन के रूप में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के जीवों को ग्रहण करते हैं, और ये भी कार्निवोरस मतलब मांसाहारी होते हैं। इसके अंतर्गत सभी को ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएंगे शेर है, चीता है, बाज है, ये आ जाएंगे तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। और जो मनुष्य होता है ये शाकाहारी मतलब उत्पादकों को और उपभोक्ताओं को, स्वपोषी जीवों को भी और परपोषी जीवों को भी, दोनों को मनुष्य चूंकि ग्रहण करता है इसलिए ओमनीवोरस के अंतर्गत आता है, अर्थात सर्वाहारी है। जो अपघटक हैं, जो डिकम्पोजर हैं, जब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मृत हो जाते हैं तब अपघटक क्या काम करते हैं, उनके शरीर का अपघटन करते हैं, अर्थात उनके शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। और सरल पदार्थों में अपघटित करके उनको मृदा में मिला देते हैं। तो ये डिकम्पोजर हैं और ये प्रकृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीव माने जाते हैं।
इसके अंतर्गत सभी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे इसके अंतर्गत कवक या फंजाई जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जीवाणु, कवक, ये सभी अवघटक के अंतर्गत आते हैं, डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपभोक्ता और उत्पादकों को अवघटित करते हैं, उनके शरीर का अवघटन करके ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। अब देखते हैं अपन अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। तो अजैविक घटकों को भी दो भागों में, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। अजैविक घटकों को दूसरे जो जलवायवीय घटक हैं और दूसरे आ जाएंगे इसके अंतर्गत अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और जो तीसरे हैं वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत कार्बनिक, कार्बनिक घटक। तो ये जो हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। अजैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं, जलवायवीय घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। जलवायवीय घटक जो होते हैं क्लाइमेट, ये भौतिक कारक भी कहलाते हैं, भौतिक घटक भी इसके कहलाते हैं, ये निर्जीव होते हैं। इसके अंतर्गत ताप है, टेम्परेचर, प्रकाश है, प्रकाश है, वायु है, आर्द्रता है, नमी है, वायु, आर्द्रता, नमी, ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? जलवायवीय घटकों के अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक घटक जो है, अकार्बनिक घटक जिनमें अकार्बनिक पदार्थों को सम्मिलित किया गया है, अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत जैसे, अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अन्य गैसें हैं, ये अकार्बनिक, खनिज लवण हैं, वो भी अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटकों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और विटामिन हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बनिक घटकों के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इनके घटकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैविक घटक, बायोटिक, एबायोटिक। जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, अवघटक, डिकम्पोजर। उत्पादकों के अंतर्गत स्वकोषी, ऑटोट्रोपिक, जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, यूरिना आदि सभी आ जाएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर, कंज्यूमर हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ये तीन प्रकार के, प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी और टर्टियरी, तृतीयक, उच्च उपभोक्ता। इसके अंतर्गत जो आते हैं प्राथमिक शाकाहारी होते हैं, और प्राथमिक जो शाकाहारी हैं, हर्बीवोरस हैं, ये अपना भोजन डायरेक्ट किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। खरगोश, बकरी, गाय, हिरण, टिड्डी आदि आ जाएंगे। द्वितीय उपभोक्ता जो है ये अपना भोजन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये मांसाहारी, कार्निवोरस होते हैं, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया इसके अंतर्गत आता है। तृतीय उपभोक्ता टर्टियरी है, उच्च उपभोक्ता भी कहलाते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों जीवों को, दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को ग्रहण कर सकते हैं। शेर है, चीता है, बाज है, इसके अंतर्गत आते हैं। अवघटक, अवघटक क्या काम करते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता के शरीर का अवघटन, मृत शरीर का अवघटन करने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे कवक है, जीवाणु है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक में जलवायवीय, अकार्बनिक और कार्बनिक घटकों में डिवाइड किया गया है। तो अपन देख सकते हैं कि जो जैविक घटक और अजैविक घटक ये दोनों ही मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का निर्माण करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।